नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विवेश यादव, आप सभी का मेरे द इंडियन लॉ एक्सपर्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे इस चैनल का बनाने का उद्देश्य हमारे देश की जनता, हमारे मित्र साथियों को हमारे देश के कानून की जानकारी देना है। और आज मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। साथियों, अगर आपके खिलाफ या आपके किसी मित्र, संबंधी, रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ विवाद सभी लोगों का होता रहता है और ऐसी स्थिति में लोग आजकल एफआईआर दर्ज कराना एक मामूली सी बात लोगों ने समझ ली है। ऐसे में करना क्या है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जानकारी आपको या तो थाने से प्राप्त होगी, या आपका कोई मिलने जुलने वाला आपको बताएगा, या हो सकता है कोई पुलिस वाला आपको बता दे कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो साथियों, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एफआईआर की कॉपी प्राप्त करनी है। अब ये कॉपी आपको कैसे मिलेगी? ये कॉपी आपको थाने से मिल सकती है। अगर कोई आपका मिलने जुलने वाला व्यक्ति है तो आप थाने से कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थाने से कॉपी नहीं मिल पा रही है तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑनलाइन पोर्टल खोल दिए, उन पोर्टल से आप एफआईआर कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर तब भी आपको कॉपी नहीं मिलती है तो जो न्यायिक प्रक्रिया है कि जिस संबंधित थाने में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है उसका जो संबंधित न्यायालय है, वहां पर अपने वकील के माध्यम से आप एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपको एफआईआर की कॉपी प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो आपको ये देखना है कि जो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है वो किन धाराओं में दर्ज हुई है। साथियों, दो तरह की धाराएं हैं। एक धाराएं हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करती हैं, एक धाराएं हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करती हैं। अगर आपको लगता है कि एफआईआर आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज हुई है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। अगर आपको लगता है कि एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज हुई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। ऐसी धाराएं जिसमें 3 साल से ऊपर की सजा है वो सारी की सारी धाराएं कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती है, यानी कि संज्ञेय अपराध में आती है। और जिन धाराओं में 3 साल से नीचे की सजा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती है, मतलब असंज्ञेय धाराओं में आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एफआईआर ऐसी धाराओं में दर्ज है जिसमें 3 साल से नीचे की सजा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थाने जाइए, थाने जाके अपना स्टेटमेंट दीजिए और जांच में सहयोग करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन धाराओं में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। कैसे आपको पता चलेगा? आप अपने वकील से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी लॉ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, क्या ये नॉन बेलेबल है या बेलेबल है। बेलेबल मतलब असंज्ञेय अपराध, नॉन बेलेबल मतलब संज्ञेय अपराध। तो एक बार आपको जैसे ही पता चल जाता है कि आपकी एफआईआर किन धाराओं में दर्ज है, तब आप आगे के बारे में प्लान कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर नॉन कॉग्निजेबल धाराएं हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें अब एक बात देखने वाली है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे संज्ञेय अपराध जिसमें 7 साल तक सजा है, ऐसे अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती तब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है। कैसी कंडीशन हो सकती है? अगर पुलिस को लगता है कि व्यक्ति देश छोड़ के भाग सकता है, व्यक्ति गवाहों को डिस्टर्ब कर सकता है, व्यक्ति शिकायतकर्ता को हानि पहुंचा सकता है, ऐसी स्थितियों में और
पर्याप्त साक्ष्यों की मौजूदगी में पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। अन्यथा 7 साल तक की सजा की धाराओं में पुलिस अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एफआईआर ऐसी धाराओं में दर्ज है जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है, तो फिर आपको सतर्क होने की जरूरत है। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको हमारे सीआरपीसी की धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, मतलब अग्रिम जमानत। जमानत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो जमानत ली जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अरेस्ट होने से पहले ही आपको जमानत मिल जाए तो आपको सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में आपको जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ेगी। किन्हीं कारणों से अगर लगता है आपको कि सेशन कोर्ट से आपकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है, तो आप हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपको मौजूद नहीं रहना है। आपको अपने किसी वकील के माध्यम से ही अपने पक्ष को रखते हुए जमानत की एप्लीकेशन को दर्ज करना है। और एक बार अगर आपको जमानत मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आराम से आप थाने जाइए, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलिए और तसल्ली से देखिए कि आपके ऊपर क्या मामला दर्ज है। अपने साक्ष्यों को, अपने पक्ष को पूरी मजबूती से रखिए और आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आज हमने ये चर्चा किया कि अगर हमारे खिलाफ या हमारे किसी मिलने वाले के खिलाफ किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज होती है तो हम लोगों को कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। इस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। कई बार लोग सच्ची झूठी एफआईआर दर्ज कराते रहते हैं। मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं, अगर आप अपराधी नहीं हैं तो आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इस प्रक्रिया को अपनाइए। कहीं पर भी एफआईआर दर्ज होती है, किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे सभी मित्र, साथियों, बंधुओं के काम आती रहेंगी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने मित्र, संबंधी, साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को एफआईआर की स्थिति में ऐसे डरावने माहौल से निकलने का रास्ता मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भी मैं कानूनी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।